चलो न्यू चैप्टर है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। नहीं अपना वे ऑफ एक्स रह गया ना ये सेकंड लास्ट चैप्टर। हाँ पी एन जंक्शन डाटा बड़े तो थोड़ा ऊपर ऊपर होया मैं थोड़ा रिवीजन च होना ना तो रिवीजन कितना काम है तो बस प्रैक्टिस वीडियो होती इरे जब अपन जो सिलेबस का पार्ट है एक तो एनर्जी बैंड डायग्राम है अपने सिलेबस ਦੇ ਵਿੱਚ तो ओपन करना करनी पैनी है। दूसरा डायोड है देन डायोड एज अ रेक्टिफायर इधर सवाल पेपर जाया हुआ पहला सवाल है सैम्पल पेपर दे दो वो पेपर शायद ही आ गए देन स्पेशल डिजाइन डायोड्स जो कि इको या जीना डायोड और डायोड के आई और बी ग्राफ्स तो कह लो कि आई बी ग्राफ्स पता ही पांच छह टॉपिक्स हैं जेड़ा पर सिलेबस मेंशन मेन वैसे भी पूरे चैप्टर चाहिए पांच छह दो चैप्टर बनते हैं और ਵਿੱਚ चाहिए कुछ है मेन तो ट्रांजिस्टर पहले हम दूसरे का बटन ਕੱਟਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ तो जीना का कट देता हैगी अड्डीना से तब कटता है उसको नहीं हैगी मैं तो बहुत थोड़ा देख लांगे और पहला लिखो इंट्रोडक्शन है तो चैप्टर का मीनिंग की है क्योंकि चैप्टर की एप्लीकेशन तो बहुत ने इनफिनिट नंबर ऑफ एप्लीकेशन ने सेमीकंडक्टर्स बेसिकली अपने मोबाइल्स कंप्यूटर्स टीवी वगैरह और जिन्ने भी अगर कोई भी डिजिटल काम कर रहे हो तो सेमीकंडक्टर प्रेजेंट होंगे तो देखिए होना हर एक कलर की चिप होती है इन्हें बोलते हैं आईसी देखिए हर एक कलर की होती है तो बहुत कुछ फिट किया होता है इन्हें इंटीग्रेटेड चिप कह लो या सर्किट कह लो इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है इकट्ठा करना तो छोटी चिप के ऊपर ही वो बहुत सारे कनेक्शन इकट्ठे कर देने अगर चिप ना हो तो हम कनेक्शन लगाने लिए बहुत ज्यादा जगह चाहिए होगी तो छोटी जगह से ज्यादा काम हो जाता है तो बेसिकली ਜਿਹੜੇ कंपोनेंट लगे होंगे ने मोस्टली ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ वैसे ਵਿੱਚ बहुत सारे कैपेसिटर भी होंगे ने और इवन रेजिस्टर भी होंगे ने और जो मेन होंगे ने डेटा सेमीकंडक्टर्स डायोड्स जो भी काम करती हैं रखते सेमीकंडक्टर ਦੇ स्पेशल क्यों ने ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਦੇ ਫਲੋ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਸ ਇਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਦੇ ਫਲੋ ਨੂੰ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਰੰਟ ਦੇ ਫਲੋ ਨੂੰ ਘਟਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ डिक्रीज भी कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ तो फिक्स होएगा चेंज नहीं कर सकते ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ लेकिन सेमीकंडक्टर ਦਾ कर सकते हैं बड़ी इजीली वैसे एक और दिक्कत आती है ना कंडक्टर की तो देख दे जिवें सपोज करो मैं कंप्यूटर डिजाइन किया और मैं कंडक्टर को यूज कर लिया एज अ कंपोनेंट्स ठीक है और इस कंप्यूटर ने समर ਦੇ ਵਿੱਚ भी काम करना है और इसे कंप्यूटर ने विंटर ਦੇ ਵਿੱਚ भी काम करना है समर ਦੇ ਵਿੱਚ टेंपरेचर काफी एक्सट्रीम हो जाता है विंटर ਚ काफी नीचे चले जाते हैं और जो कंडक्टर की रेजिस्टेंस है वो बेसिकली क्या होंगी है टेंपरेचर डिपेंडेंट
तो पढ़ते आ रहे हैं कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, वो कंडक्टर की रिलेशन है, मतलब कंडक्टर का टेंपरेचर सॉरी कंडक्टर की रेजिस्टेंस टेंपरेचर से डिपेंड करती है। तो समर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਬੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, और विंटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫਰ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਪਾਊਗਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। अगर समर ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਗਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਡਿਮ ਚੱਲੂਗਾ, ਕਰੰਟ ਘਟ ਜਾਣਾ, और विंटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। तो ये मतलब ਸੈਟੀਸਫਾਈਂਗ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। तो ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਸ, जिनका रेजिस्टेंस की है टेंपरेचर डिपेंडेंट नहीं हैगा, हालांकि हैगा लेकिन इसकी डिपेंडेंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। समझ आ गया चैप्टर तो बेसिकली कि सेमीकंडक्टर में इंपॉर्टेंट मटेरियल क्यों है, सिंपल बिकॉज वी कैन कंट्रोल देयर रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस। but not with conductors and insulators. एक और इधर एग्जांपल देख सकते हैं अपनी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ कि सपोज हमें कोई मोबाइल है, अपने को ब्राइटनेस का बार ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ मोबाइल ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ब्राइटनेस ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ब्राइटनेस क्या कर सकते हो ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, लेकिन इम्पॉसिबल हो ਜਾਂਦਾ है। अगर ब्राइटनेस में फुल करती ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ कि स्क्रीन ਨੂੰ मैक्सिमम करंट मिल रहा है और मैक्सिमम लाइट क्या कर रही है प्रोड्यूस कर रही है, तो उस समय रेजिस्टेंस क्या होगी कम होगी। तो फिर आप पीछे लेके चले गए, आपने बिल्कुल डिम कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया होगा वहां पे ज्यादा हो गया होगा, करंट कम हो गया। तो ये बेसिक से फैक्टर्स हैं। आप किसी एप्लीकेशन को खोलते हो, जब तक वो एप्लीकेशन रन कर रही है तो उस समय तक जो उसका कॉरस्पॉन्डिंग सेमीकंडक्टर अंदर होगा उसके, तो वहां पे रेजिस्टेंस क्या रही होगी कम हो जाती है, तो एप्लीकेशन रन करती है। जब आप उसको ऑफ कर देते हो तो रेजिस्टेंस क्या कर जाती है उसकी इंक्रीज, तो उसको बिल्कुल मिनिमम करंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो आप किसी दूसरी ऐप को करते हो तो वो चलना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे सारा कुछ चलता है। तो इस सेमीकंडक्टर की वजह से हो पाया है, वरना पॉसिबिलिटी बहुत कम थी कि हम मोबाइल वगैरह में चला पाते। कर दें आगे। अब सेमीकंडक्टर्स आपके दो तरीके से मिलते हैं, इनको दो तरीके से बनाते हैं। एक तो ये एलिमेंटल स्टेट में होते हैं और दूसरे ये कंपाउंड स्टेट में होते हैं। एलिमेंटल स्टेट में दो ही है मेन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। एलिमेंट समझते हो प्योर स्टेट में सिलिकॉन और जर्मेनियम प्योर स्टेट में एज अ सेमीकंडक्टर एक्ट करते हैं। लेकिन जो कंपाउंड स्टेट है यहाँ पे एक बहुत मशहूर है गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फेट भी है, ये दो काफी ज्यादा मशहूर है, और इवन आर्सेनिक का फॉस्फेट भी है गैलियम आर्सेनाइड। इसका क्वेश्चन आया हुआ काफी बार, इसका ग्राफ पूछ लेते हैं। तो गैलियम और आर्सेनाइड को आपस में डोप किया होगा, अभी डोपिंग भी समझेंगे, इलेक्ट्रॉन डोपिंग क्या होती है। यहाँ पे इंडियम और फास्फोरस को किया होगा, आर्सेनिक और फास्फोरस। हालांकि प्योर स्टेट वाले ज्यादा हम यूज करते हैं ये वाले। इसके अलावा इनको एक से और कैटेगराइज कर देते हैं कि कई इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर भी होते हैं और कई ऑर्गेनिक भी होते हैं। इनऑर्गेनिक तो आपके सारे आ जाएंगे ये वाले जो भी लिखे हमने,
ऑर्गेनिक के अंदर मेन तो एंथ्रासीन ही है जो कि एज अ सेमीकंडक्टर काम करता है। बाकी आप एंड में पढ़ लेना, वहाँ पे इंट्रोडक्शन में उन्होंने 2-3 नाम दिए हुए हैं और मेन वहाँ पे एंथ्रासीन है ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर में। ये सारे आगे हैं क्योंकि इनऑर्गेनिक अदर देन कार्बन हो गए ना, तो ये सारे अदर देन कार्बन है। अब इनकी जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू होती है, एक टिपिकल कंडक्टर की वो 10⁻⁻² से लेके 10⁻⁻11 तक वेरी करती है एक कंडक्टर के लिए। मतलब काफी लो रेजिस्टिविटी होती है कंडक्टर की। कंडक्टिविटी तो पता ना क्या होता है, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का उल्टा। तो कंडक्टिविटी कितनी होगी उसकी 10⁻² से लेके 10⁻11 तक। मतलब कंडक्टर्स का रेजिस्टिविटी काफी लो होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है काफी ज्यादा हाई होता है। पर इसका दिक्कत क्या था, ये चीज क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, यही दिक्कत है बस। अब लिखिए बैंड डायग्राम्स, जो आपका पहला टॉपिक है सिलेबस के अंदर, या एनर्जी बैंड डायग्राम्स। हम इसको सिलिकॉन से स्टार्ट करते हैं एकदम से लेके। सिलिकॉन का प्रोटॉन नंबर कितना है, 14। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2, ये होगा। ये लिखना तो आता होगा। तो सिलिकॉन का जो आउटर शेल है वो कौन सा माना जाएगा, ये माना जाएगा ना आउटर शेल। और आपको पता है कि आउटर शेल इंपॉर्टेंट होता है रिएक्शन वगैरह करने के लिए, इनर शेल तो रिएक्शन वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो सिलिकॉन का जो आउटर शेल है, अब आपको याद होगा कि S के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाते होते हैं, 2, और P के अंदर कितने जाते हैं, 6। 1 2 1 2 3 4 5 6। तो टोटल यहाँ पे 8 स्टेट्स हैं। अब हमें वर्ड यूज करने हैं स्टेट्स, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन ने अपना एक स्टेट क्या किया होगा, ऑक्यूपाई किया होगा। तो सिलिकॉन के पास टोटल 8 स्टेट्स हैं, 8 डिफरेंट एनर्जी को लीजिए। ऐसा बोल सकते हैं कि सिलिकॉन के पास 8 सीटें हैं और सभी सीट्स की एनर्जी के अलग अलग है। 2 सीट्स कहाँ पे हैं, S में, और 6 सीट्स कहाँ पे हैं, P में। टोटल 8 होगी। और इन 8 में से ऑक्यूपाइड कितनी है, 4 ऑक्यूपाइड है, 4 स्टेट्स ऑक्यूपाइड है, और उसमें 2 S की ऑक्यूपाइड है और 2 P की है। इतना दिमाग में पड़ा। अब अगर मान लीजिए मेरे पास कोई क्रिस्टल है सिलिकॉन का, अब उस क्रिस्टल के अंदर सिलिकॉन के लाखों एटम होंगे। मालूम है बस क्रिस्टल के अंदर n एटम है सिलिकॉन के, तो बताओगे इन n एटम्स के पास कितनी स्टेट्स होंगी। एक एटम के पास कितनी स्टेट्स हैं, 8। तो टोटल स्टेट्स कितनी हो जाएगी n एटम के पास, 8n। ये तो अवेलेबल स्टेट्स हैं। और ऑक्यूपाइड कितनी है, 4n। ये समझ आया। और अनऑक्यूपाइड कितनी रह जाएंगी फिर, 4n। अब थोड़ा इसको समझना आपने आगे, ये चीज काम आनी हमारे पास। n एटम के पास 8n स्टेट्स होंगी, ऑक्यूपाइड वहां पे 4n है। थोड़ा सा सिलिकॉन पैटर्न बनाया साइड में कि इसके जो आउटर शेल है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, फिलहाल
तो इस सिलिकॉन एटम में इंटरेक्शन हो रहा है। एक तो इंटरेक्शन इसके एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ होगा, क्योंकि आपको पता है कि दोनों माइनस माइनस रिपेल कर रहे होंगे, तो एक तो ये इंटरेक्शन है यहाँ पे। दूसरा इंटरेक्शन कौन सा होगा कि इनका न्यूक्लियस क्या कर रहा होगा, इनके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो दो तरीके की मेन इंटरेक्शन है। अब मैं तो क्यों गिना रहा हूँ, क्योंकि इंटरेक्शन के कारण कौन सा एनर्जी बनता होता है, पोटेंशियल। अगर दो चीजें इंटरेक्ट कर रही हैं तो कौन सा एनर्जी बनता है, पोटेंशियल। दो चीजें आप उसमें खींच रही हैं, दो चीजें आप उसमें रिपेल कर रही हैं, तो वो पोटेंशियल एनर्जी को फॉर्म करती हैं। और यहाँ पे कौन सा पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल की एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जैसे ग्रेविटेशनल, इलास्टिक। यहाँ पे कौन सा होगा, यहाँ पे कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। और उसका फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, फर्स्ट टर्म में ये होता है K(Q1 Q2) बाय, यहाँ पे Q1 क्या होता है, पहला चार्ज, Q2 कौन सा होगा, दूसरा चार्ज, और R क्या माना जाएगा इन दोनों के बीच का, डिस्टेंस। K तो आपको पता ही है, वो डायरेक्ट है कांस्टेंट, क्योंकि इनके बीच के मीडियम को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब ये तो सीन एक एटम का होगा कि यहाँ पे भी इतनी इंटरेक्शन हो रही है और दो तरह की यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बन जाएंगी, एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, दूसरी कौन सी बनेगी, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस। अब हम इमेजिन करके देखें कि दो एटम आपस में नजदीक आ रहे हैं। मैंने बोला कि सिलिकॉन का क्रिस्टल है, तो उसके अंदर सारे एटम किसके होंगे, सिलिकॉन सिलिकॉन आपस में बंधे होंगे ना, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ। सॉलिड है तो इसके एटम्स क्या होंगे, नजदीक नजदीक होंगे, एक सिलिकॉन का दूसरा सिलिकॉन का तीसरा सिलिकॉन का, ऐसे करके। तो जब ये नजदीक आते हैं तो क्या कोई चेंजेस आएंगे, देखिए जब ये यहाँ पे अकेला था तो उसके पास टोटल 8 स्टेट्स थी ना, वे तो देखिए 8 स्टेट्स, इसमें से 4 क्या थी, अपोवाइट थी, और इन 8 का अपना अपना एनर्जी होगा, कुछ भी हो सकता है एनर्जी, हमें नहीं पता है। लेकिन जब ये नजदीक आएंगे, देखो नजदीक आने से क्या होगा, नई इंटरेक्शन प्रोड्यूस होंगी। कौन कौन से नहीं होंगी, एक तो दूसरे का न्यूक्लियस उसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा अपनी तरफ, दूसरे एटम का न्यूक्लियस उस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। एक तो ये नई इंटरेक्शन होगी। दूसरा इंटरेक्शन नया क्या होगा, इस एक के इलेक्ट्रॉन दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे अपनी तरफ, ये रिपेल करेंगे, तो ये दूसरा इंटरेक्शन हो गया। तीसरा इंटरेक्शन, इसका न्यूक्लियस क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा। और चौथा नया इंटरेक्शन कौन सा होगा, दोनों न्यूक्लियस आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। तो इतनी नई इंटरेक्शन आने के कारण इनका जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कुछ समझे, मतलब पहले जो यहाँ पे 8 स्टेट्स का एनर्जी था, 8 स्टेट्स का, और इसके पास अपनी 8 स्टेट्स थी, उनका कोई ना कोई एनर्जी होगा। लेकिन जब ये आपस में क्लोज चले गए तो ये 8 स्टेट्स का एनर्जी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। शायद उन 8 में से 4 का एनर्जी कम हो जाए, 4 का एनर्जी क्या हो जाए, ज्यादा। क्या पता 6 का एनर्जी कम हो जाए, 2 का ज्यादा हो जाए, कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ पे। तो कितना एनर्जी चेंज होता है जब दो एटम क्लोज आते हैं, उसी को कौन सी डायग्राम बताती है, एनर्जी बैंड डायग्राम। समझिए एनर्जी बैंड डायग्राम बताती है कि एक्चुअली कि जब दो एटम आपस में पास आते हैं तो उनकी एनर्जी में कितना चेंज आता है। तो हम बैंड डायग्राम से दिखाते हैं उसको लिख लेते हैं थोड़ा।
वाला डायग्राम को बना लेते हैं, कर दो आगे। देखिए कुछ डायग्राम इस तरह जाती है, इस पर हम लोग रखते हैं एनर्जी को, कि एनर्जी कितना चेंज हो रहा है, एनर्जी का एक्सेस होता है ये वाला। इस तरफ हम लोग रखते हैं डिस्टेंस को, कि भी दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस क्या है। सबसे पहले हम लोग मानते हैं कि जो दो एटम्स हैं वो एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर है। यहाँ इस वाले केस में ये दो एटम आपस में काफी दूर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो इनकी जो एनर्जी होगी या किसी भी पर्टिकुलर एटम का एनर्जी होगा वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये एनर्जी होगा 3s का, ये एनर्जी किसका होगा, मतलब हाँ जी ग्राफ बनेगा। जैसे सिलिकॉन था ना, इसका क्या था 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड में क्या था 3p2। आपको बोलते हैं कि 3s के इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी कम होता है, 3p का क्या होता है ज्यादा। पढ़ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि 1s का सबसे कम, फिर 2s का सबसे ज्यादा, 2p का सबसे ज्यादा, जो हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो फिलहाल क्या है, जो एनर्जी इसके 3s के इलेक्ट्रॉन का होगा वही एनर्जी इसके 3s के इलेक्ट्रॉन का होगा, क्योंकि दोनों क्लोज नहीं है, दूर दूर बैठे हैं, अपने इंडिपेंडेंट है। और जो एनर्जी इसके 3p का होगा वही इसके 3p का, तो हमने लाइन से दिखा दी। समझे क्या हुआ ये? अब मान लीजिए आपस में अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, तो जब ये अप्रोच करेंगे तो इनके बीच में क्या स्टार्ट हो जाएगा, इनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या स्टार्ट हो जाएगा, इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि ये समझिए यहाँ आ गए, थोड़े क्लोज आ गए, मानो डिस्टेंस r पे आ गया। तो अब ये भी क्या हो सकता है, शायद यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या कर सकता है, कम हो सकता है, और कुछ का क्या हो सकता है, और सिमिलरली 3p के कुछ इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या हो सकता है, कम हो सकता है, कुछ का क्या हो सकता है। वेरिएशन समझ आया कुछ? तो जब इसको क्लोज लाते जाते हैं तो एक समय आता है कि जब जो 3p के इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी कम हो रहा था और 3s के एनर्जी का क्या हो रहा था ज्यादा, तो दोनों का एनर्जी क्या हो जाता है, यहाँ पे सेम हो जाता है, कॉमन हो जाता है। ठीक है, आप फर्दर और आगे इसको लेके जाते और कम हो जाता है, तो ये आगे बढ़ता है, ये अपना आगे बढ़ता रहता है। आप मैं इसको प्रॉपर्ली दिखा देता हूँ इस डायग्राम से, एक मिनट इसके पास। तो ये ऐसे करके बढ़ता जाता है, ये ऐसे चला जाता है आगे की ओर, और ये ऐसे हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे ना, जब से बहुत नजदीक आ जाते हैं, काफी नजदीक आ जाते हैं, अब मॉडल के बीच में क्या बन चुका है, बॉन्ड फॉर्म हो गए। जब इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है तो ए स्टेट बनती है। देखिए मॉडल को समझना, जब से दूर थे तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी सिर्फ या तो इतना था या फिर इतना था। यहाँ पे आपको कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा इस एनर्जी का। अगर मैं इस एनर्जी को बोल दूं 200 जूल, इसको बोल दूं मैं 400 जूल, तो या तो आपको सारे इलेक्ट्रॉन किस कौन से मिलेंगे, 200 के मिलेंगे, या कौन से मिलेंगे, 400 के मिलेंगे। लेकिन जैसे इन्होंने अप्रोच किया, देखिए तो आप इस सेगमेंट में देखिए, इस सेगमेंट में यहाँ, तो अब आपको ये बहुत सारी एनर्जी का क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। शायद आपको यहाँ पे 50 का भी एक मिलेगा, 70 का भी एक मिलेगा, 90 का भी एक मिलेगा, 100 का, 100 सभी एनर्जी के इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। लेकिन जैसे आप और पास गए तो इनके बीच में गैप बन गया। देखिए अब आपको यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे या फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इस बीच वाले एरिया में कुछ नहीं मिलेगा। तो या तो इलेक्ट्रॉन आपको बहुत हाई एनर्जी के मिलेंगे
या के मिलेंगे बहुत ज्यादा लो एनर्जी के। और इनके बीच में जो गैप बन जाता है ना, ये वाला गैप, इतनी एनर्जी का, यहां से लेके यहां तक की एनर्जी का, इसको बोलते हैं एनर्जी गैप, या बोल लीजिए ईजी। इसका सिंबल है एनर्जी का, ईजी। पूरी डायग्राम समझ आ गई क्या नहीं आई? ये देखिए एस वालों का एनर्जी एक तो कम हो रहा है और एक क्या हो रहा है थोड़ा सा ज्यादा, पी वालों का कम हो रहा है, एक क्या हो रहा है ज्यादा। तो ऐसे बैंड फॉर्म, ये बैंड सा बन गए कि इतने बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे या फिर इतने बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अब इस बैंड का क्या खासियत है, ये वाले बैंड में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उनका एनर्जी क्या होगा, लो होगा, और वो वाला बैंड का एनर्जी क्या होगा, हाई होगा। अब इसको थोड़ा समझिए, मैं थोड़ा आगे कर दूं। देखिए एटम के अंदर दो तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं, थोड़ा इसको समझिए। एक तो जो इलेक्ट्रॉन है जो बोले बहुत साउ है, जब बोलो कि जिनका एनर्जी काफी लो है, वो अपना काम करते हैं बस। वो कौन सा काम करते हैं, वो न्यूक्लियस अराउंड क्या करते रहते हैं, बस अपना घूमते रहते हैं। उनको कोई मतलब नहीं बाहरी दुनिया का, क्योंकि उनका एनर्जी बहुत कम है कि वो बाहर इंटरेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि बंदा बहुत गरीब है, उसको बाहर की दुनिया का कुछ पता ही नहीं है, तो उसको अपना ही पता कि बस मैंने जाना है, काम करने आना है। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं यहाँ पे, जिनका एनर्जी क्या होता है थोड़ा सा हाई होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग का काम तो करते हैं, लेकिन जब भी उनको मौका मिलता है वो क्या करते हैं, अपना बाहर निकल जाते हैं, तो कह लीजिए फ्री हो जाते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, तो ये अगर आप इसके ऊपर क्या लगाओगे बाहर से, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो समझते हो, एक पॉजिटिव प्लेट एक कौन सी होती है, बैटरी से जोड़ देते हैं ना। अगर यहाँ पे मैं सिलिकॉन कैटल को रखता हूँ बीच में, तो जो इसका फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, मूव करने स्टार्ट करेगा। ये जो वैलेंसी वाले हैं ये मूव करेंगे, ये तो अंदर फिक्स है उसके साथ, तो ये मूव करना स्टार्ट कर देगा इस तरफ मान लीजिए, तो इसके कारण क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, करंट। तो जो हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो फ्री हैं, तो ये करंट फॉर्म करते हैं, लेकिन अंदर वाले ये कुछ नहीं करते, ये सिर्फ क्या करते हैं, बैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं किसी भी एटम की। तो एटम के अंदर ही दो तरह के लेवल बन गए, एक तो कम एनर्जी वाला, एक कौन सा बन गया, ज्यादा एनर्जी वाला। अब ये ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये कंडक्शन करते हैं। और कम एनर्जी वाले को क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं किसी भी एटम की। तो सिमिलरली अगर आप उधर डायग्राम को देखें, ये जो इलेक्ट्रॉन आपको इस रीजन में मिलेंगे, यहाँ इनका एनर्जी क्या है, लो है, तो ये क्या कभी भी कंडक्शन कर सकते हैं। इधर देखिए, ये लो एनर्जी वाले तो बेचारे क्या कर रहे हैं, सिंपल बैलेंसिंग का काम कर रहे हैं। और ये वाले इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, हाई एनर्जी वाले, तो ये पक्का किसका काम करेंगे, ये कंडक्शन का काम करेंगे। तो हमने ये बेल्ट बनी पूरी, या जो बैंड बना पूरा कि इतने पोर्शन में लो एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका नाम रख दिया हमने बैलेंस बैंड। ये बैलेंस बैंड है, और इसका क्या नाम रख देंगे, कंडक्शन बैंड। ये सीन है बस। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा तो वो बैलेंसिंग का काम नहीं करेगा, वो क्या करेगा, फ्री हो जाएगा और कंडक्शन करने का काम करेगा, करंट बनाएगा। लेकिन अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में प्रेजेंट है तो वो करंट नहीं बना सकता है, वो सिंपल घूमेगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो ये सारा कुछ कब होता है, जब दो एटम्स आपस में क्लोज आते हैं। दो एटम क्लोज आने के बाद क्या होता है, इनका एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी चेंज हो जाता है। एक बिल्कुल करीब हो जाते हैं
एक थोड़े अमीर हो जाते हैं, पहले ऐसा नहीं था। आइडिया होगा क्या होती है बैंड डायग्राम? अब इसमें आप एक चीज और देख सकते हैं, किसी भी एटम के अंदर उसके मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? उसके बैलेंस बैंड में प्रेजेंट होते हैं मोस्टली। आप 99% इलेक्ट्रॉन बोल लीजिए, क्योंकि लो एनर्जी की आपको पता है कि लो एनर्जी के कारण स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। लेकिन आप यहाँ से एक काम कर सकते हो, आप इसको बाहर से क्या दे सकते हो? अगर आपने वो एनर्जी इस गैप के इक्वल दे दी, मान लो एनर्जी का गैप है 500 जूल, कि कंडक्शन और बैलेंस के बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना है? 500 जूल का। अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को 500 जूल दे देते हो तो क्या होगा? तो वो जंप करके कहां चला जाएगा? कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, और वो क्या करेगा? फिर कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। हुआ क्लियर? अब हमने इस एनर्जी गैप के आधार के ऊपर ही मटेरियल्स को कैटेगराइज कर दिया कि कंडक्टर किसको बोलेंगे, इंसुलेटर किसको बोलेंगे, और सेमीकंडक्टर किसको बोलेंगे। आपकी बुक में जो डायग्राम ड्रा की होगी, वैसे ये भी डायग्राम ड्रा की होगी, फिर तो थोड़ा हम सिंपल कर लेते हैं ताकि ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है यहाँ पे। एनर्जी क्या तो वो यहाँ से जंप करके वहां चला जाएगा ऊपर। आपकी बुक में ना इसको ऐसे ड्रा करते हैं, जैसे करने में चाहिए इजी हो जाता है, कि बोलते हैं कि इस तरफ एनर्जी है, इस तरफ डिस्टेंस। हम सिर्फ इतने पोर्शन को दिखाते हैं, इतने पोर्शन को सिर्फ, ये सारा नहीं दिखाते हैं। हम दिखा देंगे यहाँ पे कौन सा बैंड है, बैलेंस बैंड, और इस पे जस्ट ऊपर कौन लाई कर रहा है? कंडक्शन बैंड। ये आपने आई थिंक सॉलिड स्टेट में पढ़ भी रखा होगा, पर उन्होंने फ्लेवर से निकाल दिया था। सेमीकंडक्टर थोड़ा सॉलिड स्टेट में पीछे दिया हुआ है, और वो निकाल दिया उन्होंने। तो नीचे बैलेंस बैंड होगा, ऊपर क्या होगा? कंडक्शन बैंड, और इनके बीच का क्या रहेगा? एनर्जी गैप। इजी समझिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, सिर्फ इतने पोर्शन को दिखा देते हैं। हाँ, एक और चीज है, अगर यहाँ पे बॉन्ड बन चुका है ना, तो अगर आप इसको और क्लोज लेके आओगे ना, तो इनका एनर्जी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। वो अपने मैटर का बात नहीं है, और फिर ऊपर चला जाता है ऐसे ऐसे। तो वो कुछ और ही डायग्राम बन जाती है, वो आपके सिलेबस का पार्ट भी नहीं है। हमें सिर्फ यही तक है कि जब उनका बॉन्ड बन गया। तो देखिए मैं मटेरियल को कैसे कैटेगराइज करूंगा। पहले देखिए कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है? ये जो बैलेंस बैंड है और दूसरा हमारा कंडक्शन बैंड, ये ऑलमोस्ट एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होते हैं, ऑलमोस्ट, और कोई फर्क ही नहीं होता ज्यादा, बहुत छोटा सा एनर्जी का गैप होता है। तो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन बड़ी इजीली कहां जा सकते हैं? इवन रूम टेम्परेचर पे। जैसे कॉपर के पीस को यहां रखेगा वो अपने रूम टेम्परेचर पे, तो कॉपर का पीस क्या करेगा? रूम टेम्परेचर से क्या करेगा? हीट को क्या कर लेगा? अब्सॉर्ब करेगा, और अपने इलेक्ट्रॉन को कहां भेज देगा? कंडक्शन बैंड में। और वो क्या करेंगे? कंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। हम कहते हैं कॉपर बहुत अच्छा क्या है? कंडक्टर है। तो समझे? तो आप लिख सकते हैं कि इन कंडक्टर्स balance and conduction band almost overlap each other that is energy gap is very small.
बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड at room temperature. इतना होगा क्लियर। अब यहाँ पे एक और चीज अब देखें साथ में वो क्लियर हो जाएगी। ये येलो में दिखा रहा हूँ बैलेंस बैंड को और व्हाइट में कंडक्शन है। मान लो कि जब आपका टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, तो कंडक्टर के मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स यहाँ प्रेजेंट थे, यहाँ मोस्टली, मतलब उन सभी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इतना था, इतना मतलब 200 जॉल है। लोग इस लेवल पे लाई कर रहे थे, ऐसे हम लाइन लगा सकते हैं। ठीक है, ये 25 डिग्री सेल्सियस की बात है। अब मान लो हमने कंडक्टर का टेम्परेचर कम करना स्टार्ट कर दिया, कम करते करते अब 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गए, तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कम होगा कि बढ़ेगा? तो वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी। आपको पता है कि टेम्परेचर हम केल्विन में नापते होते हैं, किस में नापते होते हैं? डिग्री सेल्सियस में। मान लो मैंने टेम्परेचर बहुत कम कर दिया, मान लो मैंने कर दिया -273 डिग्री सेल्सियस, या मान लीजिए 0 केल्विन, तो उस समय इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं तो होंगे, थोड़ी बहुत एनर्जी तो होगी उनके पास, थोड़ी बहुत नेग्लिजिबल बोल लीजिए। तो उस समय जो एनर्जी लेवल वो ऑक्यूपाई करेंगे, मान लो यहाँ आ गए, ग्रीन में शो कर रहा हूँ, यहाँ ये 0 केल्विन पे ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इस एनर्जी लेवल को बोलते हैं फर्मी एनर्जी लेवल। तो ये आपसे पूछा गया सवाल है कि 0 केल्विन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जो भी एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई करेंगे उसको हम लोग बोल देंगे फर्मी एनर्जी लेवल। नहीं, 0 बिल्कुल नहीं होती है, थर्ड लॉ पढ़ा होगा थर्मोडायनामिक्स का, रेसिडुअल एंट्रोपी। वही बड़ा जी ਆਪਾਂ टेंपरेचर थोड़ा और ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 0 टेंपरेचर पे जाओगे सब कुछ। हाँ, तो वो सेकंड लॉ था ना, थर्ड लॉ है रेसिडुअल एंट्रोपी, पढ़ा नहीं? रेसिडुअल एंट्रोपी कि थोड़ी बहुत एंट्रोपी रह जाती है, थोड़ी बहुत निग्लिजिबल, बिल्कुल रेस्ट पे नहीं आते हैं वो, तो मटेरियल खत्म हो जाएगा। ये अब इसका डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। कर देंगे। अब एक डायग्राम और देख लीजिए इंसुलेटर्स का, फिर हम इलेक्ट्रोड को पहले डिस्कस कर लेंगे। ये कंडक्शन बैंड और ये नीचे बैलेंस बैंड है, ये बीच का क्या हो जाएगा? एनर्जी का। इंसुलेटर में क्या होता है कि कंडक्शन और बैलेंस का गैप क्या रहेगा? बहुत ज्यादा रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इवन रूम टेम्परेचर के ऊपर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर होंगे, तो वो यहाँ पे जंप ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। तो रूम टेम्परेचर पे ये कंडक्ट ही नहीं करते हैं इंसुलेटर्स, गैप बहुत ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं हो पाते। लेकिन अगर आप इसका टेम्परेचर बहुत हाई करोगे तब ये कंडक्ट करना स्टार्ट करते हैं। इसका उदाहरण क्या है?
अगर मान लो हाई वोल्टेज वायर जा रही है 3000 वोल्ट की, और आप उसके साथ वुड के पीस को लगा रहे हो, तो क्या होगा? यहाँ से मैंने पकड़ा हुआ है, ये जो हाई वोल्टेज वायर है इसको इतना गर्म करेगी, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस ऑलरेडी क्या है, इंसुलेटर है ना, रेजिस्टेंस ज्यादा है, और पड़ा होगा H=I²। तो इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होने के कारण बहुत ज्यादा हीट क्या हो जाएगा इसके अंदर, प्रोड्यूस हो जाएगा। तो जैसे हीट प्रोड्यूस होगा तो ये जो गैप है ये कवर हो जाता है, तो ये कहाँ चला जाता है, कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो जाता है, तो ये एज अ कनेक्टर यूज करना स्टार्ट करता है, और हमें करंट भी लग सकता है, समझेंगे? तो हाई वोल्टेज वायर को कभी भी लकड़ी के साथ नहीं छूना चाहिए, क्योंकि वहां पे खतरा होता है कि वो लकड़ी भी कंडक्टर बन सकती है और जल जाएगी और आपको भी साथ में लीड होगी। तो ये एग्जांपल है कि हाई टेम्परेचर पे ऐसा हो सकता है इनके साथ, ये हाई टेम्परेचर पे कंडक्ट करते हैं। इसका हम एक और उदाहरण में देख सकते हैं, एयर का देख सकते हैं आप। एयर वैसे बहुत टिपिकल इंसुलेटर है, लेकिन जब लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग का मतलब ना क्लाउड्स नीचे ग्राउंड, ये बीच में एयर है, तो एयर भी लाइटनिंग को अपने अंदर से निकलने देती है, क्योंकि उसकी वोल्टेज बहुत ज्यादा होती है, तो वो एयर को इतना गर्म कर देती है, जब बोल लीजिए वो एयर को आयोनाइज कर देती है। अगर आप और तरीके से समझना चाहते हैं, एयर को भी आयन में कन्वर्ट कर देती है, तो फिर वो कनेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। थ्योरी यही भी लगा सकते हैं हम लोग कि इतना गर्म कर दिया लाइटनिंग ने कि भी उसके इलेक्ट्रॉन बैलेंस से कहाँ चले गए, कंडक्शन में, और वे कंडक्टर बन गए, जिसको बोलते हैं प्लाज्मा बन गया, तो वो नीचे आ जाता है एयर के थ्रू। ठीक है, तो ये कुछ सिद्धांतों थी इंसुलेटर्स की कि वो भी एज अ कंडक्टर्स बिहेव कर सकते हैं, लेकिन एट हायर टेम्परेचर। अब आप तीसरा ख्याल कैसे कर सकते हैं सेमीकंडक्टर्स का, उनमें क्या होगा, ना तो एनर्जी गैप ज्यादा होगा, ना एनर्जी गैप क्या होगा, कम होगा। तो उसका डायग्राम बनाना तो बना ही सकते हो, इसका डिस्कशन हम कल करेंगे अच्छे से। ये मान लीजिए कंडक्शन, ये मान लीजिए बैलेंस, ये आ गया एनर्जी गैप E, नॉट वेरी स्मॉल, नॉट वेरी लार्ज, मतलब कंडक्टर के मुकाबले थोड़ा बड़ा ही होगा और इंसुलेटर के मुकाबले काफी ज्यादा छोटा होगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहां जा सकते हैं, इवन थोड़ी बहुत हीट देंगे तो काम चल जाएगा। अब ये एनर्जी का आप याद रखना, हर एक मटेरियल का अलग अलग होता है, ये चीज भी दिमाग में रखना कि मटेरियल पे डिपेंड करता है। एक बार पूछ लेते हैं आपसे, ये एनर्जी गैप किस चीज पे डिपेंड करता है, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। सिलिकॉन का अलग होगा, जर्मेनियम का अलग होगा, गैलियम आर्सेनाइड का अलग होगा। और इस चीज को हम लोग बाद में यूज भी करते हैं, तो हमने एलईडी वगैरह बनाई हुई है ना, तो इसी एनर्जी गैप का स्टडी करके हमने थोड़ा किया है, तो देखेंगे हम चैप्टर में आगे।